आइए बच्चों, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसे बिहार बोर्ड में अधिकांश सालों में पूछी जाती है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाइगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या करें। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ज़रूर याद कीजिएगा, परीक्षा के लिए तैयार कीजिएगा। ऐसे कई सालों में जो ये क्वेश्चन है थोड़ा और लंबा पूछता है कि हाइगन के तरंग सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, हाइगन की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है, तथा द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या करें। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हाइगन का तरंग सिद्धांत क्या है और हाइगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से क्या समझते हैं। तो बच्चों उस वीडियो में आप देख लिया होगा या बैक जाकर आप उसको फिर से पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हाइगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या। जैसा कि आपको मालूम है बच्चों, परावर्तन के लिए दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह में होते हैं। और दूसरा नियम है कि अभिलंब के साथ आपतन कोण और परावर्तन कोण माने आई और आर आपस में बराबर होता है। तो बच्चों अभी तक आपने पिछले क्लासों में नहीं साबित किया होगा इस चीज़ को, तो पहली बार हम लोग हाइगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा इसे साबित करने जा रहे हैं और किस प्रकार से साबित होगा उसे हम लोग देखना चाहते हैं। तो आइए, अभी तो ये चित्र जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर वो अजीब ढंग का दिख रहा होगा और लग रहा होगा कि किधर से किधर जो है प्रकाश की किरणें जा रही हैं, कुछ समझ में उतना नहीं आ रहा होगा। लेकिन बच्चों पिछले जो वीडियो है उसमें हमने बताया था कि प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती है और तरंगाग्र पर प्रकाश की किरणें लंबवत होती है और समांतर किरण के लिए तरंगाग्र निश्चित तौर पर समतल तरंगाग्र होते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि भूल गए हों तो फिर से उस वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हाइगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या कैसे हो सकती है। इसके लिए हम किस प्रकार का चित्र बना सकते हैं, किरण आरेख कैसे खींच सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक परावर्तक सतह बनाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक परावर्तक सतह बना लिया गया है जिसका नाम कुछ दे देते हैं XY। तो ये आपका परावर्तक सतह हो गया, ये परावर्तक सतह हो गया। अब इस परावर्तक सतह पर अनंत से आने वाली प्रकाश की तीन समांतर किरणों को दिखाइए। एक किरण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर एक किरण ले लीजिए, इसी के समांतर ये दूसरा किरण जा रही है और इसी के समांतर ये तीसरा किरण जा रही है। तो ये तीन किरण ले लिया हम लोगों ने। तो ये दूसरा किरण है, तीसरा किरण है। कुछ नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर नाम दे दिया P, यहाँ दे दिया Q, यहाँ दे दिया R। अब देखिए समांतर किरण है तो इसका तरंगाग्र निश्चित तौर पर समतल होगा। और सबसे पहले देखिए इसका नाम दे दीजिए A बिंदु, ये B बिंदु और C बिंदु। और चूंकि इसका तरंगाग्र जो है वो समतल होगा इसलिए यहाँ पर हम लोग तरंगाग्र खींचते हैं, समतल तरंगाग्र। तो देखिए ये तरंगाग्र जो है ये समतल यहाँ पर खींच दिया। अब इस तरंगाग्र का कुछ नाम दे देते हैं। ABC तो ये तीनों बिंदुओं का नाम दिया, यहाँ पर नाम देते हैं ABC, ये हो गया D और A दे दिया E। तो ये मान लिया कि ये जो समतल तरंगाग्र आपतित किरण का है, ये कौन सा किरण है? आपतित किरण, आपतित किरणें हैं। आपतित किरणों के तरंगाग्र द्वारा परावर्तक सतह के साथ कोण बनाया जा रहा है I। तो आप देख सकते हैं ये कोण I बन रहा है। थोड़ा सा वीडियो को जूम कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। तो आइए देखते हैं, ये I बन रहा है। अब देखिए ये किरण
जैसे ही परावर्तक सतह के किसी कण से या बिंदु से टकराती है, सबसे पहले यहाँ पर कंपन शुरू हो जाएगी, इस कण का कंपन शुरू होगा और ये तरंगिका बनाएगी। तो आइए देखते हैं कि इसका तरंगिका किस प्रकार से बनता है। तो इधर तरंगिका ऐसे इस प्रकार से हम लोग डॉट डॉट करके ऐसे बना देते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि इधर भी तरंगिका बननी चाहिए, गोल होती है तरंगिका, लेकिन बच्चों प्रकाश की किरण चूंकि परावर्तित हो जाती है उसी माध्यम में, इसीलिए अर्ध तरंगिका को हम लोग इधर दिखाते हैं। अब ये बिंदु पर तरंगिका प्रकाश की किरण सबसे पहले पहुंची थी, इसलिए ए बिंदु पर की तरंगिका जो है बड़ी होगी, और चूंकि Q प्रकाश की किरण बी बिंदु पर ए से बाद में पहुंची है, इसलिए इसकी तरंगिका इसकी अपेक्षा जो है वो छोटी होगी। देखिए ये छोटी है, और आर किरण जो है अभी सी बिंदु तक पहुंच ही रही है, बाद में बनेगा यह तरंगिका। अब जो है इस तरंगिकाओं को मिला दीजिए, इसको इस प्रकार से स्पर्श रेखा से हम लोग मिला देते हैं। ये देखिए इसको मिला दिया, तो मिला देने से तरंगिका को काल्पनिक स्पर्श तल से मिलाने से फिर से एक तरंगाग्र बन गया, और ये परावर्तित किरण का तरंगाग्र है, परावर्तित किरणों का तरंगाग्र, ये परावर्तित किरण के तरंगाग्र है। अब मान लिया कि इस तरंगाग्र द्वारा परावर्तित किरण के तरंगाग्र द्वारा ये परावर्तन कोण R बनाया जा रहा है इस प्रकार से। अब देखिए इस तरंगिका पर एक स्पर्श बिंदु यहाँ ले लेते हैं और एक स्पर्श बिंदु यहाँ ले लेते हैं। अब इसी की दिशा में ये देखिए ये P किरण जो आई है ए बिंदु से परावर्तित होके ये अब इस दिशा की ओर जो है वो जाएगी, अब इस दिशा की ओर ये जाएगी। तो ऐसे बनाते हैं इसको, तो ये जा रही है, ठीक है। तो ये P था, तो मान लेते हैं कि ये P डैश है, ये पहली किरण जो है परावर्तित हो चुकी है। अब देखिए ये Q किरण जो है फिर यहाँ से B बिंदु से परावर्तित होगी और समांतर रूप से ये आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये दूसरी किरण भी परावर्तित हो गई है, इसका नाम हम लोग Q डैश दे देते हैं। और बाद में जब यहाँ पर C बिंदु पर तरंगिका बनेगी तो यहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाएगी और तीसरी किरण हो जाएगी, तो ये R डैश हो गया। तो बच्चों आपने देखा कि ये P किरण परावर्तित हुआ, Q परावर्तित हुआ, ये R भी परावर्तित हो गया। तो सबसे पहले A बिंदु से परावर्तन होगा, फिर B से, फिर C से। तो A बिंदु पर की तरंगिका बड़ी है, B की तरंगिका उससे छोटी है, और C तो अभी C पर प्रकाश किरण आ ही रही है, इसलिए यहाँ पर तरंगिका बाद में बनेगी। तो आपने देखा कि आपतित किरणों का जो तरंगाग्र है, देख रहे हैं कितना कोण बना रहा है, ये I बना रहा है, और परावर्तित किरण का जो तरंगाग्र है कितना बना रहा है, ये कोण यहाँ पर देखिए कितना बना रहा है, R बना रहा है। तो इसका भी कुछ नाम दे देते हैं परावर्तित किरणों के तरंगाग्र का। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, हम लोग ने D E तक दे दिया है नाम, इसका नाम दे देते हैं F और इसका नाम दे देते हैं G। इस प्रकार से नाम दे दिया बच्चों, ठीक है। अब एक चीज समझने वाली बात है कि यदि प्रकाश किरणों के सामने, आपतित प्रकाश किरणों के सामने यदि परावर्तक सतह नहीं होता तो क्या होता, जितने समय में प्रकाश की किरण A से G तक पहुंच जाती है उतने समय में ये प्रकाश की किरण निश्चित तौर पर आगे की ओर बढ़ जाती, और यहाँ B बिंदु से भी ये प्रकाश किरण थोड़ी आगे बढ़ती, और इसको यदि आप मिला दें यहाँ पर C बिंदु से, तो आप देख सकते हैं कि आपतित किरणों का तरंगाग्र जो है परावर्तक सतह नहीं होता तो ये आगे की ओर बढ़ती चली जाती। देखिए आगे बढ़ गई। तो यहाँ कुछ नाम दे देते हैं इन बिंदुओं का, कहाँ तक नाम हम लोगों ने दे दिया है, F G, इसका नाम दे देते हैं H तथा I। आप देखिए बच्चों, यही जो किरण परावर्तक सतह द्वारा ये किरण जो है
ये ए से जी तक चली जा रही है। यदि नहीं होता तो ए से आई तक आता और उतने समय में ये ए से जी तक चली जा रही है। इसका मतलब है कि ए जी, ज्यामिति से ए जी और ए आई ये दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ए जी और ए आई बराबर होगा। हमने बताया, फिर से सुन लीजिए, कि जितने समय में प्रकाश की किरण ए से जी तक जा रही है, यदि परावर्तक सतह नहीं होता तो ए से जी तक नहीं जा करके ए से आई तक चली आती, तो समय तो बराबर है, समान समय में समान दूरी तय करती। तो ए जी और ए आई ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों को हम लोगों ने बराबर कर दिया है। और ज्यामिति से देख रहे हैं कि ए आई जो है ये ई और ये सी, ये इसके भी बराबर होगा। ये और ये तीनों आपस में क्या होगा, ये बराबर होगा। तो आइए देखते हैं इसका ज्यामिति को कैसे साबित किया जाएगा। तो चित्र में देख रहे हैं कि ए जी बराबर ए आई बराबर ई सी, इसको कोई समीकरण मान लिया जाएगा। समीकरण नंबर मान लीजिए कि 1 है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है आपतित किरणों का तरंगाग्र है, जो किरण पर क्या होता है, लंब होता है। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज ए ई सी है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज ए ई सी में, इसमें से यदि आप साइन आई ले लीजिए तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब हो गया ई सी, कर्ण हो गया ए सी। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब एक और समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज एक और है, देखिए परावर्तित किरणों के लिए तरंगाग्र जो है आर कोण बना रहा है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी। तो आइए देखते हैं, इसका नाम देते हैं सी जी ए, सी जी ए एम है। आप देखिए यहाँ पर यदि साइन आर लिया जाए तो साइन आर बराबर क्या होगा, कोण के सामने की भुजा लंब होगी, तो ये हो जाएगा ए जी और यहाँ पर कर्ण हो जाएगा ए सी। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब आप क्या कीजिए कि 2 में 3 का भाग दे दीजिए, तो साइन आई बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर, यहाँ पर देखिए क्या है, ई सी बटे ए सी, अब बटे क्या है ए जी, अब बटे क्या है ये ए सी है। इस प्रकार से है बच्चों। तो आप जो है इसको लिख सकते हैं ए सी बटे ए सी, ई सी बटे ए सी गुना ए सी बटे ए जी, ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा ई सी बटे ए जी, ई सी बटे ए जी, इस प्रकार से हो जाएगी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, तो ए जी ई सी के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या देंगे, ई सी बटे ई सी, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर 1, या साइन आई बराबर क्या हो जाएगा साइन आर, इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा आर। तो देखिए परावर्तन का नियम आई बराबर आर क्या हो गया, साबित हो गया। अब आइए चित्र से देखते हैं। यहाँ पर चित्र में ध्यान से देखें तो आपतन बिंदु ए बी सी है। यदि यहाँ पर हम लोग अभिलंब डाल दें इस प्रकार से, यहाँ पर भी अभिलंब डाल दें, यहाँ पर भी अभिलंब डाल दें, तो ऐसा डालने से आप देख रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों का तीनों क्या है, एक ही समतल सतह में। हर बिंदु पर आप देख रहे हैं तीनों एक ही समतल सतह में। तो चित्र से यह साबित हो गया पहला नियम परावर्तन का, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही समतल सतह में। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होती है। तो अभी अभी हम लोगों ने आई बराबर आर जो है वह साबित कर लिया है, देखिए आई बराबर आर। लेकिन बच्चों आपके मन में ये कन्फ्यूजन चल रही होगी कि आई कोण यहाँ पर कैसे ले लेते हैं, ये आपतन कोण तो ये होनी चाहिए, परावर्तन कोण तो ये होनी चाहिए, आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन बच्चों ज्यामिति आप लगाइएगा तो ये कोण आई होगी तो ये कोण भी आई होगी,
तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। देखिए ये कोण कितना है, पूरा 90 है जी, ये 90 है, तो ये कोण आई है, तो ये 90 माइनस क्या होगा, आई होगा। ये कोण क्या होगा, 90 माइनस आई होगा, क्योंकि ये 90 है पूरा पूरा। अब आप देखिए ये कोण भी क्या है, 90 है ना। ये लंब है तो निश्चित तौर पर परावर्तक सतह पर लंब है तो 90 होगा। अब ये कोण 90 माइनस आई है, तो निश्चित है बच्चों कि ये कोण आई होगी, होगा ना। अब ये कोण देखिए सम्मुख कोण है, तो दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं, तो ये कोण बराबर हो गया, तो निश्चित तौर पर ये कोण क्या हो गया, आई हो गया। इसी प्रकार से बच्चों ये साबित कर सकते हैं कि ये जो बगल वाला कोण है आर, जैसे ये कोण आर है तो ये कोण भी आर होगी, यहाँ पर भी हम लोग साबित कर सकते हैं। आप ध्यान से इसको ज्यामिति लगाइएगा तो ये भी आर साबित हो जाएगी। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने देखा कि हाइगन के द्वितीयक तरीका सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों की सफल व्याख्या हो गई। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं हम लोग। देखिए यही क्वेश्चन था बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आयगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या। तो चित्र को बच्चों आपने समझ लिया होगा, या वीडियो को बार बार जो है पीछे ले जा कर के इसको बार बार समझिएगा जैसा हमने बताया है, और इसको लिखना भी है। यहाँ पर कैसे लिखेंगे वो देखिए, फिर से बता देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए एक परावर्तक सतह XY लिया गया है जिस पर आपतित किरण क्रमशः PQR है, और इसका समतल तरंगाग्र जो है ADE है, जो यहाँ परावर्तक सतह के साथ आई कोण बना रही है। सबसे पहले ए बिंदु पर प्रकाश किरण पहुँचती है, इसलिए यहाँ की तरंगिका बड़ी होती है। बी पर बाद में पहुँचती है, इसलिए तरंगिका छोटी होती है। सी पर उसके बाद पहुँचती है। किसी भी समय इन तरंगिकाओं को यदि हम लोग जो है मिला दें, जैसे ये देखिए इस प्रकार से आ रही है, ठीक ना। तो किसी भी समय हम लोग यदि मिला दें इसको, यहाँ से ए बिंदु डी बिंदु इस प्रकार से मिला दें, तो देखिए जब आ रहा था ये प्रकाश की किरण, तो आपतित किरण का तरंगाग्र था। आपतित किरण का तरंगाग्र ADE है जो आई कोण बना रहा है। अब ABC से जो प्रकाश की किरण क्रमशः P डैश Q डैश R डैश परावर्तित हो रही है, उसका तरंगाग्र जो है CFG है, यहाँ पर CFG लिखा हुआ है, और ये R कोण बना रही है। हमने कहा था कि यदि परावर्तक सतह नहीं होता है तो जितने समय में प्रकाश की किरण A से G तक जाती है उतने किरण में A से I तक आ जाएगी, उतने समय में A से I तक आ जाएगी। तो AG AI और EC ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर लिखना है, थोड़ा ध्यान से आप देखें इस लैंग्वेज को। यहाँ पर देखें और चित्र को भी थोड़ा देखें। माना XY एक परावर्तक सतह है जिस पर अनंत से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें क्रमशः ABC बिंदुओं पर आपतित होती है। आपतित किरणों का समतल तरंगाग्र ADE परावर्तक सतह के साथ आई आपतन कोण बनाती है। चूंकि परावर्तक सतह पर क्रमानुसार ABC बिंदु पर प्रकाश किरणें आपतित होती है, अतः A बिंदु पर उत्पन्न होने वाली तरंगिका B और C से बड़ी होती है। किसी भी समय इन तरंगिकाओं को यदि आपस में मिला दिया जाए तो परावर्तित किरण का तरंगाग्र CFG प्राप्त होगा, जो परावर्तक सतह के साथ R कोण बना रही है।
देख लिया बच्चों। यदि परावर्तक सतह नहीं होता तो जितने समय में प्रकाश की किरण ए से आई तक पहुंचती, उतने समय में, जितने समय में प्रकाश की किरण ए से जी तक पहुंच रही है परावर्तित होकर, यदि परावर्तक सतह नहीं होता तो प्रकाश की किरण उतने समय में ए से आई तक पहुंच जाती। तो ए जी और ए आई आपस में बराबर है, ठीक ना, ये दोनों आपस में बराबर है। इसीलिए यहाँ पर ज्यामिति में हम लोग लिखेंगे कि ज्यामिति से ए जी ए आई इसी, देखिए चित्र में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए जी ए आई और ई सी ये आपस में बराबर होंगे। इसीलिए यहाँ पर नीचे में हम लोगों ने ये लिखा है बच्चों समीकरण नंबर 1 में कि ए जी ए आई और ई सी आपस में बराबर है, ठीक। और हम जानते हैं कि चूंकि प्रकाश किरणें तरंगाग्र पर लंबवत होती है, इसलिए ऊपर में जो समकोण त्रिभुज है उसको लेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया ए ई तथा सी। इस कोण के सामने अर्थात आई कोण के सामने एक भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो साइन आई बराबर क्या होगा, लंब ई सी बटे कर्ण ए सी। तो आइए देखते हैं नीचे क्या लिखते हैं। समकोण त्रिभुज ए ई सी में साइन आई बराबर ई सी बटे ए सी, जो समीकरण नंबर 2 है। अब अगला जो है समकोण त्रिभुज फिर आर कोण वाला लेते हैं, ये वाला कोण वाला। तो देख रहे हैं कि सी जी ए ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए कोण आर है, इसके सामने एक भुजा लंब है ए जी। तो साइन आर बराबर लंब ए जी बटे कर्ण ए सी। साइन आर बराबर लंब ए जी बटे ए सी, ऐसे ले लिया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3। अब क्या करेंगे, 2 में 3 से भाग देने पर, भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। तो देखिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर वाला ए सी बटे ई सी बटे ए सी, ई सी बटे ए सी, अब बटे नीचे वाला ए जी बटे ए सी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर पलट जाएगी, इसको काट दीजिए ए सी को। तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ई सी बटे ए जी। यहाँ हो गया ई सी बटे ए जी, ई सी बटे ए जी बराबर हो जाएगी ई सी बटे ई सी। ये कैसे बराबर हो गया, तो समीकरण 1 में आप देख रहे हैं ना, ए जी और ई सी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसीलिए ई सी और ई सी को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो काटने पर क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, ऐसा किया हम लोगों ने, ए जी को भी इसी लिखा। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर। दोनों तरफ साइन कैंसिल होगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आर। इस प्रकार से परावर्तन का जो नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यह साबित हो गया है समीकरण 4 से। अब आप इसमें क्या लिखिएगा, तो पहला नियम को लिख देना है चित्र से। क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए चित्र में, आप ए बिंदु पर, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा लिखना है जी। तो वही चीज लिखना है कि चित्र के ए बी सी बिंदुओं पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल सतह में प्रतीत होते हैं। अतः हाइगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या हो जाती है। तो इतना ही लिखना है बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में। तो आशा है बच्चों इस प्रश्न को शायद आपने समझ लिया होगा। अपना इस पर कमेंट्स लिखिएगा, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, और इसको बार बार यदि वीडियो को देखिए तो समझ में ज़रूर से ज़रूर आ जाएगी। इसका एक क्वेश्चन का जो आंसर है, जो बार बार बिहार बोर्ड में पूछ रहा है, उस आंसर को हमने
आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया है, आप उससे भी इसका आंसर पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में और अगला प्रश्न को लेकर। धन्यवाद।